हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की सिंपल सी क्लास में हम प्रोनाउन के 7th पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, दो तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। एक इसका सबसे पहला जो तरीका है वो ये होता है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है तो ये जो सब्जेक्ट है या फिर ये ऑब्जेक्ट है इसकी इंफॉर्मेशन को इसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है जिस तरीके से इसको यूज किया जाता है वो जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये होता है कि दो सेंटेंसेस को ये कंबाइन करने का काम करता है, तो यानी कि ये कंजंक्शन का भी काम करता है। तो चलिए कुछ रिलेटिव प्रोनाउन को इसी पार्ट में समझेंगे और कुछ रिलेटिव प्रोनाउन को नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे जो थोड़े हाई लेवल के हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है हु, ठीक है। तो ये जो हु होता है क्या होता है? हु। ये जो हु है ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर आता है। किसकी जगह पर आता है ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर आता है, यानी कि इस हु का यूज किया जाता है हमेशा सब्जेक्टिव केस में। किस केस में यूज किया जाता है? सब्जेक्टिव केस में। और इसकी हिंदी होती है जो। क्या होती है? जो। और ये जो हु होता है इसका यूज करते हैं हम अब सब्जेक्टिव केस में, है ना। हु का यूज किया जाएगा सब्जेक्टिव केस में। अभी जान देना, अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो हुम है ये इसका हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसकी हिंदी आप मान सकते हो जिसको। क्या मान सकते हो? जिसको, है ना। हिंदी में एडजस्ट करना थोड़ा सा। ये लिखा हुआ है हुज। इसका यूज किया जाता है पजेसिव केस में। किस में यूज किया जाता है? पजेसिव केस में, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का अधिकार दिखाया जाता है। विच का यूज किया जाता है? नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग में, है ना। और नॉन लिविंग के साथ साथ इसका यूज किया जाता है एनिमल में भी, यानी कि जो एनिमल होते हैं उसमें भी हम विच का यूज करते हैं। और ये जो दैट लिखा हुआ है ये होता है ऑलराउंडर। इसके बारे में जानेंगे अलग से, ठीक है ना। इसको अच्छे से समझेंगे हम। तो ये जो हु है ये सब्जेक्टिव केस है। और एक चीज और याद रखनी है कि ये जो हु और हुम होते हैं ये हमेशा पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं? पर्सन के लिए। तो चलिए डायरेक्ट इनका यूज समझते हैं, क्योंकि जब यूज समझ लेंगे तो हमें समझने में ज्यादा दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ लिखा हुआ है आई नो अंजलि शी इज माई फ्रेंड। तो ये दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर इन दो सेंटेंसेस में दूसरे वाले सेंटेंस को देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है शी। क्या लिखा हुआ है? ये शी लिखा हुआ है। और ये जो शी आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? अंजलि के लिए आ रहा है। तो अगर इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करना हो, जोड़ना हो, तो क्या कर देंगे? तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज कर देंगे कि इस शी को हटा देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ से इस शी को हटा देंगे। और ये जो शी था ये सब्जेक्टिव केस में था। किस में था? ये सब्जेक्टिव केस में। तो जब सब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट होती है तो हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हु का। किसका यूज करेंगे? हम हु का यूज करेंगे। तो यहाँ पे शी को हटाकर हम किसका यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं हु का। तो ये हो जाएगा आई नो अंजलि हु इज माई फ्रेंड, यानी कि मैं अंजलि को जानता हूं जो मेरी दोस्त है। अब तो नहीं है, पहले थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमने बना दिया। अब सेम इसी तरीके से हम बनाएंगे दीपक इज माई फ्रेंड, दीपक प्लेज क्रिकेट। खेलता है, खेलता क्या, बस बॉल ही उठाता रहता है बेचारा, है ना। तो दीपक इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पर ये देखते हैं हम कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसका ये जो दूसरा सब्जेक्ट है ये क्या है? दीपक। और ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ये भी कौन है? दीपक है ना। तो यानी कि दोनों सब्जेक्ट सेम है। जब दोनों सब्जेक्ट सेम है तो इस वाले सब्जेक्ट को यहाँ से हटा देंगे। इस वाले सब्जेक्ट को यहाँ से हटा देंगे, है ना। और हटाने के बाद ये जो फुल स्टॉप लगा हुआ है इसको भी हटा देंगे हम यहाँ से, ठीक है। और क्या करेंगे कि अब यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में ये जहाँ पे दीपक लिखा हुआ है ना इस दीपक के बाद लगा देंगे हु। दीपक हु इज माई फ्रेंड प्लेज क्रिकेट। दीपक जो मेरा दोस्त है क्रिकेट खेलता है। इस तरीके से सेंटेंस को ज्वाइन किया। और हु क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर ये जो दीपक था ये सब्जेक्टिव केस में था। यहाँ पर हु क्यों लगाया? क्योंकि ये जो शी था ये किस में था? सब्जेक्टिव केस में था। तो जब हम सब्जेक्टिव केस को हटाते हैं सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, क्या करने के लिए? सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जब हम सब्जेक्टिव केस को हटाते हैं तो सब्जेक्टिव केस की जगह पे कौन आता है? वहां पे हु का यूज किया जाता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ लिखा हुआ है आई नो निशा यू नो हर। तो यहाँ पे पहले बात हुई है किसकी? निशा की बात हुई है कि आई नो निशा और यू नो हर। तो अब यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है ये यू, ये किसके लिए आ रहा है? यू ना तो ये आई के लिए आ रहा ना ये निशा के लिए आ रहा। हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये हो जाएगा आई नो निशा, यानी कि मैं निशा को जानता हूं, मैं भी निशा को जानता हूं, मैं इस निशा को जानता हूं और तुम, ए तुम भी इस निशा को जानते हो।
ठीक है, इस तरीके से सेंस है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये जो निशा है ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके लिए निशा के लिए ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? ऑब्जेक्टिव केस। तो जब इस तरीके से ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है किसी पर्सन की क्वालिटी बताने के लिए, या फिर उसकी विशेषता बताने के लिए, या फिर उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने के लिए ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज करते हैं किसका? हुम का। किसका यूज करते हैं? हुम का। यहां पर निशा जो है, इस निशा के लिए किसका यूज किया गया है? हर का यूज किया गया है। हर है ऑब्जेक्टिव केस। तो जब हम ऑब्जेक्टिव केस को हटाएंगे तब हम क्या लगाएंगे? हम whom का यूज करेंगे। और यहां पर क्या था कि यहां पर सब्जेक्टिव केस इंफॉर्मेशन दे रहा था, और यहां पर ये जो है सेंटेंस, इसमें ये ऑब्जेक्टिव केस है। चलो एक और देखते हैं। मिशेल इज माई मैनेजर, मिशेल इज माई मैनेजर, यू नो हर। तो यहां पे ये जो हर आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? ये मिशेल के लिए आ रहा है, ठीक है ना भैया। और यहां पर ये क्या आ रहा है भैया? यू। ये यू जो आ रहा है ये तो किसी के लिए नहीं है ना तो ये मिशेल के लिए है, ना ये मैनेजर के लिए है, ठीक है। तो यहां पर इस सेंटेंस को हम बनाएंगे। अब ये हर है ना, तो हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है तो हम यूज करते हैं किसका? हुम का यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा मिशेल इज माई मैनेजर हुम यू नो। मिशेल मेरी मैनेजर है जिसको तुम जानते हो। हुम यानी कि जिसको तुम जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ वॉच इट इज न्यू। तो यहां पर ये जो इट आ रहा है, ये इट किसके लिए आ रहा है? वॉच के लिए आ रहा है। आई हैव अ वॉच यानी कि मेरे पास एक वॉच है, और ये जो वॉच है ये नई है। तो ये जो इट आ रहा है किसके लिए आ रहा है? वॉच के लिए, ठीक है। तो अब ये जो वॉच है ये कैसा नाउन या प्रोनाउन हो गई? ये हो गई नॉन लिविंग। क्या हो गया ये हो गया नॉन लिविंग। तो जब नॉन लिविंग की बात की जाती है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? वहां पर हम यूज करते हैं विच का। किसका यूज करेंगे? विच का यूज करेंगे, है ना। विच का यूज सब्जेक्टिव केस में भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है, ठीक है ना। आई हैव अ वॉच विच इज न्यू यानी कि मेरे पास एक घड़ी है जो कि नई है। तो ये बन गया सेंटेंस इस तरीके से। अब यहाँ पे ना तो हु आ सकता ना हुम आ सकता। और क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहाँ पर जो एंटीसीडेंट है यानी कि जिस नाउन के बारे में बात की जा रही है ना, वो नाउन कैसा है? वो नाउन है नॉन लिविंग। समझे आप? देयर इज अ डॉग इट बार्क्स ऑल द नाइट। ये एक डॉग है, ये पूरी रात भौंकता रहता है, ठीक है ना भैया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो इट आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? ये किसी एनिमल के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? एनिमल के लिए। तो अब चाहे नॉन लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग के साथ साथ कोई एनिमल हो, क्या हो? एनिमल। या तो नॉन लिविंग हो या फिर कोई एनिमल हो, तो इनके लिए चाहे सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं विच का, ठीक है ना। तो यहां पे हो जाएगा देयर इज अ डॉग विच बार्क्स ऑल द नाइट। समझे आप या नहीं समझे? मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आई इन्वाइटेड अदिति हर ब्रदर इज अ पुलिसमैन। अब यहां पर ये जो अदिति है, अब इस अदिति के बारे में बात नहीं की गई, अदिति का रिश्ता बताया गया है किसी से। यानी कि मैंने इनवाइट किया अदिति को, और ये जो अदिति है इसका भाई एक पुलिस वाला है। ओ भाई, भाई पुलिस बुला लेगी पुलिस, ठीक है। तो अदिति के बारे में बात ना करके अदिति का कोई रिश्ता बताया जा रहा है, समझे आप? तो इस तरीके से जब पजेशन बताया जाता है, क्या बताया जाता है? पजेशन बताया जाता है ना। जब ये पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएंगे तो इनकी जगह पर हम यूज करते हैं किसका? हुज का। तो आई इन्वाइटेड अदिति हुज ब्रदर इज अ पुलिसमैन। आई इन्वाइटेड अदिति हुज ब्रदर इज अ पुलिसमैन, ये इस तरीके से बन जाएगा। आई एडवाइज्ड सोनिया हर ब्रदर वर्क्स इन बेंगलोर। यानी कि मैंने सलाह दी किसको? सोनिया को। तो अब सोनिया के बारे में नहीं, सोनिया के किसी रिलेशन के बारे में बताया जा रहा है, सोनिया का पोजीशन बताया जा रहा है कि उसके भाई कार्य करते हैं, वर्क करते हैं बेंगलोर में, ठीक है ना भैया। तो ये हो गया पजेसिव केस। क्या हो गया? पजेसिव केस। तो और पजेसिव केस में जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाया जाता है वो क्या होता है? वो होता है हुज। तो ये हो जाएगा आई एडवाइज सोनिया, यानी कि मैंने सोनिया को एडवाइस दी जिसके भाई कार्य करते हैं बेंगलोर में। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज थी जिसमें हमने काफी कुछ सीखा। चलिए अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। दिस इज द बेगर, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? दिस इज द बेगर। अब ये जो बेगर है ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? ये तो लिविंग है, ठीक है। बेगर का मतलब होता है भिखारी। तो अब अगर लिविंग है ना, तो लिविंग के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? यहाँ लगा दिया हु। दिस इज द बेगर हु स्टोल माई सूटकेस, यानी कि यही वो भिखारी है जिसने मेरा सूटकेस चुराया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आई,
तो आई ये सब्जेक्टिव केस है, लिविंग है या नहीं है, लिविंग भी है और सब्जेक्टिव केस में भी है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हु। कई बार स्टूडेंट गलती करता है कि इस आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे, आई के अकॉर्डिंग तो एम ही आएगा, लेकिन कई बार स्टूडेंट गलती करता है कि हु के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज लगा देगा। तो यहाँ हु के अकॉर्डिंग कभी कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ हमेशा जो भी एंटीसीडेंट आप लगाओगे, जो भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इस मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ये ध्यान रखना है। आई हु एम योर टीचर, मैं जो कि तुम्हारा टीचर हूं, तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। माई अंकल डैश आई लव इज लिविंग इन द यूके। अब यहाँ पे फिल करना है हमें, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो हु है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ रही है, ये जो हु है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आ रही है। अब यहाँ पे ये जो डैश लिखा हुआ है, इस डैश के बाद आ रहा है सब्जेक्ट, क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। तो जब इस तरीके का केस रहेगा तो आपको किसका यूज करना है, तो आपको यूज करना है हुम का। खैर अभी सस्ता तरीका है, इसके बाद आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। तो माई अंकल डैश, अब यहाँ पे आ गया ये सब्जेक्ट, क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। तो जब डैश के बाद में सब्जेक्ट आ जाए, क्या आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, और यहाँ पर कोई जो नाउन या प्रोनाउन होता है, यानी कि जो एंटीसीडेंट होता है वो लिविंग हो, कैसा हो, लिविंग हो, और डैश के बाद सब्जेक्ट आ जाए, तो यहाँ पर आपको क्या फिल कर देना है, यहाँ पर आपको फिल कर देना है हुम। समझे, माई अंकल हुम आई लव इज लिविंग इन द यूके, ठीक है। आई गिव इट टू द मैन आई सॉ देयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये डैश है और डैश के बाद में सब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पे मैन लिविंग है, ये लिविंग है यहाँ पर, और यहाँ पर डैश के बाद सब्जेक्ट है, तो क्या लगा दो इसमें, इसमें लगा दो हूम, सिंपल सी बात। यहाँ पर दे ऑलवेज टॉक, अब यहाँ पर ये टॉक मेन वर्ब है, यहाँ पर ये लिविंग दे रखा है, तो क्या लगा दो, हु लगा दो। दे हु ऑलवेज टॉक नेवर थिंक, यानी कि जो हमेशा बोलते रहते हैं वो कभी सोचते नहीं है, ठीक है ना। द आंसर, अब यहाँ पे सिंपल सिंपल एंटीसीडेंट लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो क्या लगा दो इसमें, नॉन लिविंग है तो तुरंत विच लगा दो। द आंसर विच शी गेव वॉज रॉन्ग, ठीक है। आई नो द वुमन, अब यहाँ पे जब भी डैश के बाद में कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी नाउन आ जाए, है ना, तो जब नाउन आएगा और इस वुमन का, यानी कि जो डैश से पहले नाउन या प्रोनाउन दे रखे हैं उनका इस इंसान से कोई रिलेशन हो, तो यहाँ पे रिलेशन बताने के लिए, पोजेशन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हुज का यूज करते हैं। आई नो द वुमन हुज चाइल्ड वाज हर्ट, बन गया सेंटेंस, ठीक है ना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ये बहुत इजी है। दे सॉ द डॉग डैश, डॉग यानी कि एनिमल हो गया, अब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, एनिमल है तो क्या लगा देंगे, बताओ जल्दी से क्या लगा देंगे, एनिमल है तो लगा देंगे यहाँ पर विच, तो ये हो जाएगा दे सॉ द डॉग विच वॉज रनिंग आफ्टर द कैट्स, सिंपल। ही हैज गॉन टू वाराणसी, वाराणसी कोई जगह है, ठीक है। अब नॉन लिविंग मतलब प्लेस है, तब भी क्या लगा देंगे यहाँ पर, विच लगा सकते हैं, लेकिन विच लगा दो यहाँ पे। ही हैज गॉन टू वाराणसी विच इज हिज बर्थ प्लेस, यानी कि वो वाराणसी गया है जो कि उसका बर्थ प्लेस है, वहां वो पैदा हुआ था, ठीक है ना। तो अ मैन डैश आई साइट, ये दोनों सेंटेंसेस काफी हद तक सेम है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना, जब भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो यहाँ पे क्या लगा दो, हु लगा दो। जब लिविंग हो, नाउन या प्रोनाउन, ये जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं इनको बोलते हैं एंटीसीडेंट, क्या बोलते हैं इनको, एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है। अ मैन हु हैज पुअर आई साइट कैन नॉट प्ले बैडमिंटन वेल, एक इंसान जिसकी आई साइट कमजोर है, यानी कि जिसको दिखाई नहीं देता, जिसको दिखाई नहीं देता, है ना, वो बैडमिंटन ढंग से नहीं खेल पाएगा। अब यहाँ पर देखो, अ मैन और डैश के बाद में सीधे नाउन दे रखा है, और यहाँ पे ये रिलेशन बताया है कि आदमी, क्या बताया है, आदमी, और इस आदमी की आई साइट, तो इसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसको बताने के लिए हम हुज का यूज करेंगे। अ मैन हुज आई साइट इज पुअर, एक आदमी जिसकी आई साइट पुअर है वो बैडमिंटन अच्छे से नहीं खेल सकता। अब देखो ना किसने अच्छे तरीके से, अब यहाँ पे आई साइट नहीं होता, सीधे यहाँ पे इज आ जाता, है ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आ जाती, तो यहाँ पे हु लगा रहे होते हैं, जैसा कि इसमें किया है हमने। समझे आप या नहीं समझे। When you are talking to me always remember to dash you are speaking, अब यहाँ पे तो सीधे सीधे ये कोई वर्ब दे रखी है, और वर्ब के बाद में ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है ये प्रपोजिशन, क्या आ रहा है ये आ रही प्रपोजिशन। और हम ये रूल जानते हैं ग्रामर का कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या लगा देंगे, इंसानों की बात हो रही है तो ये आ जाएगा यहाँ पे whom। When you are talking to me always remember to whom you are speaking, जब भी तुम मुझसे बात करते हो तो हमेशा ध्यान रखा करो कि तुम किससे बात कर रहे हो, ठीक है ना, ये इस तरीके से इसका सेंस होगा। जब भी, अब जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट को जितना आएगा उतना ही करेगा, वो करेगा कि यहाँ पे whom लिख देगा,
लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ आ गई सुपरलेटिव डिग्री। क्या आ गई? सुपरलेटिव डिग्री। तो जब सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, क्या आ जाए? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम हमेशा किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी किसका यूज कर देंगे हम? दैट का यूज कर देंगे। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा ही इज द बेस्ट स्पीकर दैट आई एवर एवर हर्ड। सिंपल। देयर इज नथिंग डैश वुड इंटरेस्ट यू। जब भी नथिंग आ जाए सेंटेंस में, या फिर नथिंग के जैसे और भी प्रोनाउन होते हैं, नथिंग, एनीथिंग, है ना? और क्या हो सकता है? और हो सकता है समथिंग। और क्या हो सकता है? थिंग वाले हो गए। ये क्या? थिंग थिंग वाले हो गए, है ना? थिंग के अलावा अगर वन वाला आ जाए, नो वन, एनी वन, सम वन, है ना? एवरी भी हो सकता है यहाँ पर, है ना? और या फिर आ जाए वन आ सकता है तो बड़ी भी आ सकता है, यानी कि थिंग वन बड़ी, यानी कि जितने भी इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, जितने भी इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, इनके साथ भी हम किसका यूज करते हैं? इनके साथ भी हम दैट का यूज करते हैं। तो जैसे नथिंग देखा आपने, तुरंत क्या लगा दिया यहाँ? दैट लगा दिया। देयर इज नथिंग दैट वुड इंटरेस्ट यू, बन गया सेंटेंस। अब यहाँ पर देखो, द मैन, है ना, एंड हिज डॉग, ये इस तरीके से दो एंटीसीडेंट दिए हुए हैं। एंटीसीडेंट वो चीज होती है जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन है। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले लगाए जाते हैं। समझे आप? वो क्या होते हैं? वो एंटीसीडेंट होते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो एंटीसीडेंट है, ये एक आदमी है, तो आदमी यानी कि मैन के लिए तो हम किसका यूज करते हैं? हम हु का यूज करते हैं। ये लिखा हुआ है डॉग, डॉग यानी कि एनिमल हो गया, और एनिमल के लिए हम विच लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? है? तो जब इस तरीके से क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है कि एक लिविंग हो जाए, लिविंग तो ये भी है लेकिन ये एनिमल वाली कैटेगरी में, तब ऐसे केस में भी आपको किसका यूज करना चाहिए? आपको यूज करना चाहिए दैट का। किसका यूज करना चाहिए? दैट का यूज करना चाहिए। द मैन एंड हिज डॉग दैट आई सॉ यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड। देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस रिलेटिव प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट को पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इस नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे बट के बारे में, और किस तरीके से ये जो विच है इससे पोजेशन बताया जाता है। इन काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तब तक आप इस पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो ऐसे ही देंगे शल्फा के साथ में इंग्लिश पढ़ते रहिए और हिंदी से हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। Fearless.